नमस्कार बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरी गाय। बच्चों, आपने अकबर बीरबल, तेनालीराम और विक्रम बेताल की कहानियां तो सुनी होंगी। कितनी मजेदार होती हैं ये कहानियां। और ज्यादा दूर क्यों जाते हो, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बच्चों, ये किस्से और कहानियाँ और आजकल के दिखाए जाने वाले नाटक हमें हंसते हंसाते हुए कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, मेरी गाय। बच्चों को अकबर बीरबल, तेनालीराम या मुल्ला नसरुद्दीन का कोई मजेदार किस्सा सुनाने को कहिए। इनकी तरह ही गोनू झा भी एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनके किस्से भी बड़े मजे से सुने सुनाए जाते हैं। आओ उनका एक किस्सा पढ़े। तो बच्चों चलते हैं इस किस्से की तरफ। बच्चों, इस किस्से में, इस कहानी में तीन पात्र हैं, मतलब तीन कैरेक्टर हैं। पहले पात्र गोनू झा, तो ये इस कहानी के हीरो हैं। दूसरे पात्र उनकी पत्नी, आप इनको इस कहानी की नायिका भी कह सकते हैं। और तीसरे पात्र गोनू झा की गाय, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी चलती है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथा वाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से आज भी बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। बच्चों, गोनू झा बिहार के मिथिला के रहने वाले थे और वे वहां के राजा के पास विदूषक का काम करते थे। विदूषक होता है हंसने हंसाने वाला। गोनू झा बड़े ही समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बहुत तर्कपूर्ण होता था, मतलब कुछ ना कुछ सिखाने वाला होता था। गोनू झा के परिवार का काम कथा वाचन था, मतलब वो रामायण और भागवत आदि की कथाएं सुनाया करते थे। इसलिए वे बचपन से ही बड़े श्रद्धावान और भक्ति भावना से भरे हुए व्यक्ति थे। गोनू झा के किस्से आज भी बड़े चाव से, मतलब बड़े मजे से सुने और सुनाए जाते हैं। हमने पहले दो पाठों में पढ़ा कि कविता आदि को पद्य कहा जाता है और कहानियां, डायरी लेखन या संस्मरण जो भी होते हैं उन्हें गद्य कहा जाता है। तो बच्चों, हमने पहला गद्य पढ़ा। इस गद्य में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। नरेश राजा, विदूषक नाटकों में हंसाने वाला एक पात्र, हंसमुख हंसी मजाक करने वाला, तर्कपूर्ण सही बात, पेशा काम को कहा जाता है, इससे कहानियां चाव मजे से। तो बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने को कहा। गोनू झा कई दिन तक बात को टालते रहे, मतलब ये कहते रहे कि कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, मतलब धीरज धराते, तसल्ली देते थे कि गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार, मतलब भेंट में देने वाले हैं। कभी कहते, तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। कभी कहते, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। तो इस तरीके से वे हमेशा अपनी पत्नी की बात को टाल देते थे। तो बच्चों, गोनू झा हमेशा अपनी पत्नी को मीठी गोली दे देते थे और पत्नी भी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा, अगर आप गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुंचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर वापस आ गए। धमकी चेतावनी को कहा जाता है। बच्चों, सोनपुर का मेला बिहार के सोनपुर में हमेशा नवंबर दिसंबर के अंदर ये लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। तो जैसे जैसे गोनू झा गांव के पास पहुंच रहे थे, उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तभी गोनू झा के दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया।
कि क्यों ना सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वे बार बार पूछने ना आए। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर, गांव की बाउंड्री के ऊपर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर चोर। गोनू झा की आवाज सुनकर गांव वाले लाठी लेकर, बल्लम भाले लेकर, हंसिया धान काटने का औजार होता है, जो भी हाथ लगा उठा करके दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया, चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा जैसे कि किसी ने मुंह पे ताला लगा दिया हो, बेचारे चुपचाप खड़े हो गए। और करते भी क्या। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। शब्दार्थ जमीन बांस को कहते हैं। सैकड़ों बार, 100 बार। मस्तिष्क दिमाग। बल्लम भाला। हंसिया एक धान काटने का औजार होता है। आप इसकी यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आप फोटो में देख सकते हैं कि गांव वाले अलग अलग हथियार, अलग अलग औजार लेकर के आ गए हैं। मतलब जिसके जो हाथ लगा वो लेकर आ गया। गोनू झा जब आश्वस्त हो गए, मतलब निश्चिंत हो गए कि गांव के सभी युवक युवतियां, लड़के लड़कियां और बुजुर्ग इकट्ठे हो गए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने अपनी गाय बांधी थी। वहां पहुंचकर वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मेरे भाइयों बहनों, मुझ पर संकट आया है। ये जानकर आप लोग जिस तरह मेरे पास सहायता के लिए दौड़े आए, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से ये गाय खरीद के लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार में इतने दिनों से अनुपस्थित भी रहना पड़ा। मतलब मैं काफी दिन दरबार नहीं गया था। संकट, मुसीबत, आभारी, धन्यवादी, ग्रेटफुल, थैंकफुल, अनुपस्थित, गैर हाजिर, एब्सेंट। तो बच्चों, गांव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे। ठगे से मतलब हैरान होकर के, भाई ये क्या हो गया। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मतलब बोलते रहे, मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी। मतलब आप बहुत कुछ मेरी गाय के बारे में जानना चाहते हैं, और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते, वे अगले दिन फिर आगे पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक करके पूछते। मतलब आप सभी का कितना अमूल्य समय बर्बाद होता, मतलब कितना टाइम वेस्ट होता, है ना भाइयों। शब्दार्थ ठगे से हैरान होना, जारी रखा मतलब बोलते रहे, उत्सुकता प्रबल इच्छा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी भी कहते हैं, बर्बाद नष्ट। गोनू झा ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली। सब मुंह फाड़े, मतलब मुंह खोल करके गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हो, मेरी गाय काली है, और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती ये बिल्कुल नहीं है। मैंने अपना पूरे 1 माह का वेतन, 1 माह की तनख्वाह, सैलरी, यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के देकर इसे खरीदा है। काफी महंगी गाय है ये, एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम तंदुरुस्त, हेल्दी, स्वभाव से बहुत ही सीधी है। जैसा भी और जितना भी चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर एक दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दो सकता है, मतलब इसका दूध निकाल सकता है। जरा भी मरखनी नहीं है, मतलब जरा सा भी मारने वाली नहीं है। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहलौठी गाय है। पहलौठी मतलब पहले बच्चे वाली। एक व्यक्ति ने पूछा, आप चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे। शब्दार्थ माँ कहते हैं महीना, वेतन तनख्वाह, सैलरी, स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के। बच्चों, प्राचीन समय में सोने के सिक्के चला करते थे। हृष्टपुष्ट, तंदुरुस्त, एक से लगभग 933 ग्राम। तो गोनू झा ने ये कहा था कि उनकी गाय एक दिन में 5 सेर दूध देती है। अगर हम ये माने कि एक सेर में 900 ग्राम होते हैं, तो 900 गुणा 5 4500 ग्राम, तो एक दिन में 4.5 लीटर दूध सकना, दूध निकालना, मरखनी मारने वाली, पहलौठी पहले बच्चे वाली। गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसे करके,
प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा होगी कि भाई वो चोर चोर मैंने क्यों कहा। तो वास्तविकता मतलब सच्चाई यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार में ही आप सबको अपनी गाय के बारे में बता देता हूँ। इसीलिए आप सबको थोड़ा सा मैंने कष्ट दिया। इस अशिष्टता के लिए, इस अनादर के लिए कृपया मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोलें, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी, पकड़ी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। कंधे उचकाना इस तरीके से वास्तविकता, सच्चाई, अशिष्टता, अनादर या तिरस्कार। तो बच्चों, ये था गोनू झा का किस्सा मेरी गाय। आपने देखा कि उन्होंने कैसे अपना दिमाग लगाकर एक ही बार में सारे गांव वालों को अपनी गाय के बारे में बता दिया। हाँ, हो सकता है कि गांव वालों को शायद थोड़ा गुस्सा जरूर आया होगा, लेकिन वे गोनू झा को अच्छी तरह जानते हैं कि गोनू झा एक हंसमुख और तर्कपूर्ण व्यक्ति हैं। मतलब वो एक अच्छी बात और सच्ची बात करते हैं। अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न, गोनू झा कौन थे? गोनू झा बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे और वो बड़े ही समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? वह हमेशा अपनी पत्नी को दिलासा देते थे, तसल्ली देते थे कि गाय खरीदने की क्या जल्दी है। कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में भेंट में देने वाले हैं। कभी कहते, तुम्हें गाय पालने का कौन सा अनुभव है, कौन सा एक्सपीरियंस है जो गाय रखोगी? कभी कहते, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम तो पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। तीसरा प्रश्न, गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया? तो बच्चों, जब गोनू झा गाय लेकर वापस गांव की ओर आ रहे थे तो उन्हें चिंता थी कि गांव वाले सैकड़ों बार मतलब 100 बार गाय के बारे में सवाल पूछेंगे और उन्हें एक जैसे जवाब सभी को देने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। चौथा प्रश्न, गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में क्या क्या बताया? गोनू झा ने बताया कि मेरी गाय काली है, जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पूरे महीने के वेतन से मतलब सैलरी से 3 सोने के सिक्के देकर के इस गाय को खरीदा है, तो इसलिए ये बहुत महंगी गाय है। एकदम हृष्ट पुष्ट मतलब बहुत तंदुरुस्त है, स्वभाव से बहुत ही सीधी है, जितना भी चारा खिलाओ चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध जो है 5 से मतलब 4.5 लीटर एक दिन का दूध देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसका दूध निकाल सकता है और ये बिल्कुल भी मारने वाली नहीं है। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं, मात्र 4 दांतों वाली और पहले बच्चों वाली ये गाय है। सोचो और बताओ, तुम्हारे विचार में गोनू झा के चले जाने के बाद गांव वालों ने क्या किया होगा? तो बच्चों, ये प्रश्न आपने खुद सोचना है, क्योंकि आप सभी अलग अलग तरह से सोचेंगे। जैसा कि मुझे लगता है कि गांव वालों को थोड़ा सा गुस्सा तो जरूर आया होगा, लेकिन वे लोग गोनू झा को बहुत अच्छी तरह जानते भी थे कि गोनू झा हंसी मजाक में अपनी सही और सच्ची बात कह देते हैं। तो इसलिए गांव वालों ने गोनू झा को उनकी इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दिया होगा। तो बच्चों, कल्पना करो, सोचो कि तुम भी एक गांव वाले थे। गोनू झा के कारनामे पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती? तो बिल्कुल वही प्रतिक्रिया। आप गोनू झा को अच्छी तरह जानते हैं। एक बार शायद आपको थोड़ा सा गुस्सा जरूर आया होगा, लेकिन बाद में आपको समझ आ गया होगा कि गोनू झा ने यह कदम क्यों उठाया। मतलब वो सभी गांव वालों को उनका समय बचाना चाहते थे और एक ही बार में अपनी बात कहना चाहते थे। इसलिए एक गांव वाले होने के नाते मुझे तो यही लगता कि गोनू झा ने एक सही काम किया। तीसरा प्रश्न, विराम चिन्हों के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। बच्चों, आपने इन वाक्यों में जहां जहां विराम चिन्ह आए हैं वहां वहां आपने थोड़ा सा रुकना है और फिर वाक्यों को पढ़ना है। मैं आपको वाक्यों को पढ़कर सुनाता हूं। गाय खरीदने की क्या जल्दी है? कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी? हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। कहाँ है चोर? किधर गया?
गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। सबका कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों। तो बच्चों, विराम चिन्ह हमें क्या सिखाते हैं? विराम का मतलब होता है रुकना। तो वाक्यों में जहां जहां भी विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, वहां वहां हमें थोड़ा सा रुकना होता है। और अलग अलग विराम चिन्हों के अपने अपने भाव होते हैं, मतलब अपने अपने एक्सप्रेशन होते हैं। तो बच्चों, आपने भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ एक बार इन वाक्यों को पढ़कर देखना है। अब है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, गोनू झा के सामने गाय लाने की क्या मजबूरी थी? भाई, बहुत बड़ी मजबूरी थी। गोनू झा की पत्नी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर आप गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। गाय खरीदने के बाद गोनू झा को क्या चिंता सताने लगी? उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वाले एक जैसे सवाल करेंगे और मुझे सभी को जवाब देना पड़ेगा। चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनू झा ने क्या उपाय सोचा, क्या आइडिया सोचा? उन्होंने सोचा कि क्यों ना सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि वे बारी बारी पूछने ना आए और उनका और मेरा दोनों का समय बच जाए। इसलिए गोनू झा ने अपनी गाय को एक पेड़ के साथ बांधा और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। अब है दूसरा प्रश्न। सही उत्तर के सामने टिक का अर्थात सही का निशान लगाना है। गोनू झा के परिवार का पेशा मतलब काम क्या था? कथावाचन, वो कथाएं सुनाया करते थे। गोनू झा ने कहाँ के मेले से गाय खरीदी थी? तो हम जानते हैं सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और गोनू झा ने वहीं से अपनी गाय खरीदी थी। गोनू झा ने क्या चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया? चोर चोर चिल्लाकर। तीसरा प्रश्न, गोनू झा कैसे व्यक्ति थे? पाठ के आधार पर तुम जो सोचते हो लिखो। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने सोचा है कि पाठ के आधार पर गोनू झा एक बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे, मतलब हंसाने वाले व्यक्ति थे। वो एक कथावाचक हैं और वो मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक के रूप में कार्य करते हैं। और वे जो हास्य करते हैं वो बहुत तर्कपूर्ण होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिखाने वाले होते हैं। अब है भाषा से मतलब व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न। समझो और पढ़ो। क और स को मिला करके आपने कुछ शब्दों को पढ़ना है। वत्स, उत्सुक, उत्साह, सत्संग। श और क, शक, शुष्क, मस्तिष्क, निष्काम, पुष्कर। स और य, स्य, स्याही, हास्य, रहस्य, तपस्या। ल, य, ल्य, मूल्य, तुल्य, बाल्यकाल, शल्य क्रिया। ट, न, तन, रत्न, प्रयत्न, पत्नी, रत्नाकर। दूसरा प्रश्न, मूल शब्द लिखो। बच्चों, मूल शब्द उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थात ऐसा शब्द जिससे मिलकर बाकी पूरा का पूरा शब्द बना हुआ है। जैसे अमूल्य में मूल्य शब्द मूल शब्द है, अ लगा करके हमने अमूल्य शब्द बनाया। मूल्यवान, बहुमूल्य, मूल्यहीन। तो इन सभी शब्दों में मूल्य जो है वो मूल शब्द है। शिष्टता, अशिष्ट, विशिष्ट, शिष्टतापूर्ण, इन सभी में शिष्ट शब्द ऐसा है जो सभी के मूल में है, मतलब सभी शब्द शिष्ट शब्द से मिलकर बने हैं। कृपया, कृपालु, कृपापूर्वक, कृपा निधान, इन सभी शब्दों में कृपा शब्द मूल है। ऐच्छिक, इच्छित, अनिच्छा, अनैच्छिक, इन सभी शब्दों में इच्छा शब्द मूल शब्द है। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि ऐच्छिक शब्द कैसे बना है। ऐच्छिक शब्द इच्छा जमा इक से मिलकर बना है। ऐच्छिक शब्द इच्छा जमा इक से मिलकर बना है, इसलिए इच्छा शब्द इसके मूल में है। आवश्यक, आवश्यकता, अनावश्यक, अवश्यम भावी, इन सभी शब्दों में आवश्यक शब्द इसके मूल में है, अर्थात आवश्यक शब्द मूल शब्द है। सीमित, असीम, सीमित, सीमांत, इन सभी शब्दों में सीमा शब्द मूल शब्द है। यहाँ पर आप सीमित शब्द का उदाहरण भी देख सकते हैं कि सीमित शब्द सीमा जमा इत प्रत्यय से बना है और सीमा इसमें मूल शब्द है। तीसरा प्रश्न, पढ़ो, समझो और लिखो। दिन रात, दिन और रात, दो तीन, दो या तीन, हरे हरे, बहुत हरे।
तो बच्चों, दो शब्दों को जोड़ने या शब्द युग्म मतलब पेयर बनाने के लिए और या अथवा आदि योजक शब्दों के स्थान पर इसे योजक चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हाइफन कहा जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। पाठ में ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बच्चों, योजक चिन्ह का प्रयोग एक जैसे शब्दों के बीच में या फिर एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्दों के बीच में या फिर साथ ही सम शब्दों से पहले लगाया जाता है। जैसे दिन रात एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह आया है। हरे हरे, जैसे जैसे, बारी बारी, चोर चोर एक जैसे शब्द हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह आया है। अच्छी सी, अच्छा सा या अच्छे से, सा सी सम से पहले भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। मैंने यहाँ पाठ में आए कुछ ऐसे शब्दों को लिखा है जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पूजा पाठ, सुन सुनकर, अच्छी सी, जैसे जैसे, बारी बारी, चोर चोर, हृष्ट पुष्ट। तर्क जमा पूर्ण, तर्कपूर्ण, प्रेम जमा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। पूर्ण और पूर्वक लगाकर चार चार शब्दों को लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। मैंने यहाँ पर पूर्ण शब्द को जोड़ करके कुछ शब्द बनाए हैं। परिपूर्ण, संपूर्ण, प्रेमपूर्ण, प्रेरणापूर्ण, पक्षपातपूर्ण, प्रशंसापूर्ण। पूर्वक शब्द को मिलाकर के कुछ शब्द प्रसन्नतापूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, प्रीतिपूर्वक, कल्पनापूर्वक। बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग करके आपने वाक्य स्वयं बनाने हैं। चौथा प्रश्न, अमूल्य और प्रभाव आपके पास दो शब्द हैं जो कि मूल्य और भाव में अ और प्र उपसर्ग लगा करके बने हैं। अ और प्र उपसर्ग लगाकर आपको चार चार शब्द लिखने हैं। बच्चों, हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले लगते हैं और प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में लगते हैं और ये शब्दों के साथ लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सत्य में अ उपसर्ग असत्य, नेक में अ उपसर्ग अनेक, काल में अ उपसर्ग अकाल, धर्म में अ उपसर्ग अधर्म। चार में हमने प्र उपसर्ग लगाया प्रचार, नाम में हमने प्र उपसर्ग लगाया प्रणाम, काश में हमने प्र उपसर्ग लगाया प्रकाश, क्रिया में हमने प्र उपसर्ग लगाया प्रक्रिया। पांचवा प्रश्न, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थी या जिसे पर्यायवाची भी कह सकते हैं नहीं है उसके सामने सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, यहाँ पर चार शब्द हैं जिनमें से तीन शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं मतलब पर्यायवाची हैं और एक शब्द गलत है जो पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है, तो हमने उसको चुनना है। नरेश, राजा और भूपति ये समान अर्थ वाले हैं, महेश शब्द इनसे अलग है। पेशा, धंधा, व्यवसाय ये काम को कहा जाता है, नौकरी शब्द इनसे अलग अर्थ का है। भेंट, उपहार और तोहफा शब्द समान अर्थ वाले हैं, इनाम शब्द इन सब से अलग है। समीप, पास और नजदीक ये समान अर्थ वाले हैं, सामने शब्द इनसे अलग है। सोना, स्वर्ण और कनक ये समान अर्थ वाले हैं, सुनहरा शब्द अलग है। काल, वक्त और समय ये समान अर्थ वाले हैं, कल शब्द इनसे अलग है। छठा प्रश्न, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। आपके पास दो शब्द दिए गए हैं जो देखने में कुछ एक जैसे लगते हैं लेकिन हमें पता है कि इनका अर्थ अलग अलग है, तो चलिए इनका प्रयोग करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ प्रश्नवाचक को दिखाता है। माँ ने जल्दी चलने को कहा, बोला। उसने अपना सामान बांधा और चला गया। उसके मार्ग में कोई बाधा रुकावट नहीं आई। उसने एक ही बार में अपनी बात कह दी। उसने एक ही बार प्रहार को कहा जाता है से उसका काम तमाम कर दिया। तो बच्चों, ये था आपका तीसरा पाठ मेरी गाय। मिलेंगे अगली पाठ की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।